तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने संसाधन चैप्टर को पढ़ा था और अच्छे से हम उसमें आपको एक्सप्लेन करके बताए थे प्यारे बच्चों कि संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसको किन किन वर्गों में बांटा गया है। हम बच्चों सारी चीज़ों पे चर्चा किए हैं। यदि आप बच्चों हमारे वो प्रीवियस क्लास को नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर के बच्चों उस क्लास को देख लीजिएगा। बच्चों ये हमारे संसाधन चैप्टर का बच्चों पार्ट 2 क्लास है, ठीक है। तो आज हम बच्चों उसके आगे क्लास करने वाले हैं। थोड़ा सा बच्चों आपको हम बता देते हैं कि आर्थिक जो है अपमार्जक जो क्षेत्र होते हैं, अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र ये क्या होता है, ठीक है। क्योंकि पिछले क्लास में ना इस चीज़ों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं किए थे। अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों आप लोग इसको समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो हम ना बच्चों यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे, बस अब समझिएगा बातों को। देखिए अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं, तो देखिए जैसे कि कोई दो देश है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एक हमारा भारत है, ठीक है, कंट्री भारत है। और बच्चों हमारे नीचे में जो हम लोग जानते हैं कि नीचे में कौन सा कंट्री है, श्रीलंका है। नीचे में कौन सा देश है, श्रीलंका है, ठीक है। नीचे में श्रीलंका है और यहाँ पे भारत है। तो इसके बीच में जो बच्चों ये जो हमारा भाग है ये सब क्या है, ये सब हमारा समुद्र है, पानी है, ठीक है। तो आखिर बात क्या होता है कि हमारा जो समुद्रीय तट रेखा जो होती है, समुद्रीय तट रेखा मतलब समुद्र से सटी हुई जो हमारा जो बॉर्डर होती है इसको कहते हैं समुद्रीय तट रेखा। इस तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के आगे का जो क्षेत्र होता है वो हमारा अपमार्जक क्षेत्र होता है। मतलब इस क्षेत्र में जो होगा यहाँ से यहाँ तक में ये 200 किलोमीटर तक समुद्र में जो कुछ भी होगा उस पे भारत का अधिकार होगा। उसी प्रकार से जैसे श्रीलंका होता है, इसके इधर से अगर 200 किलोमीटर तक हम लेकर के कुछ भी चीज़ अगर ये करेगा तो ये श्रीलंका का क्षेत्र होगा। और इसके बीच का जो क्षेत्र जो होता है बच्चों वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र होता है, उसमें दोनों देशों का हिस्सा होता है, ठीक है। इस जो को समझिए। तो क्वेश्चन आता है कि अपमार्जक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो किसी देश के समुद्रीय तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो हमारा अपमार्जक क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है अपमार्जक क्षेत्र। और बच्चों इसको हम लोग एक संसाधन के भी नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो यही सेम आंसर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का भी होता है। तो चलिए बच्चों यही था हमारा अपमार्जक क्षेत्र, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, संसाधन को जो है हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विकास के स्तर पर संसाधन का वितरण किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। समझिएगा ध्यान से बातों को। विकास के स्तर पर संसाधन को कितने स्तर में, कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए विकास के स्तर पर जो होते हैं प्यारे बच्चों, विकास के स्तर पर संसाधन जो है ये 4 प्रकार के चार भागों में इसे बांटा गया है, ठीक है। जिसमें कि प्यारे बच्चों पहला जो भाग जो होते हैं हमारा, पहला भाग होता है प्यारे बच्चों हमारा संभावी संसाधन। क्या होते हैं, अब देखिए संभावी संसाधन क्या होते हैं, तो जिसमें कि हमें संभावना करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि संभावना करते हैं कि हमारा इस जमीन के अंदर में या इस क्षेत्र में हमारा संसाधन हो सकती है, लेकिन बट हम उसमें कन्फर्म नहीं रहते कि यहाँ संसाधन होगा ही होगा, ठीक है। तो जब हम संभावना करते हैं कि यहाँ पे संसाधन हो सकती है तो हम लोगों को वो संसाधन हम लोग क्या कहते हैं, उसे संभावी संसाधन कहते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम संभावना कर सकते हैं कि हिमालय का जो पर्वत श्रेणी है उस पर्वत श्रेणी के अंदर में बहुत सारे खनिज होंगी, तो बहुत सारे खनिज होंगी, हम लोग ये संभावना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये निश्चित नहीं कि वहाँ पे खनिज होंगे ही होंगे। तो हिमालय पर्वत में जो खनिज अभी जो हम जो संभावना कर रहे हैं वो हमारा संभावी संसाधन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे देश में कई जगह पे संभावना किया गया है कि यहाँ पर संसाधन जो है हमारे हैं। जैसे कि अभी आपका देख लीजिए गुजरात है, गुजरात में आपका जो समुद्र जो है, समुद्र के किनारे में बहुत जगह जो है तकनीक के द्वारा मतलब क्या किया जा रहा है, तो सोर्सेस किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है कि यहाँ पे पेट्रोल निकल जाए, यहाँ पे कुछ निकल जाए। तो उस प्रकार से खोजारी किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोग संभावना कर रहे हैं कि ये समुद्र है, समुद्र के किनारे में पेट्रोलियम निकलने की संभावना ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लोग संभावना कर रहे हैं, वो हमारे संभावी संसाधन में आएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमारा दूसरा जो होता है वो होता है विकसित संसाधन। क्या होते हैं, विकसित संसाधन। तो देखिए विकसित संसाधन क्या होता है, ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण के उपरांत उपयोग हेतु मात्र का निर्धारण हो चुका है।
क्या बोला, जिसका कि वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण उपरांत, ध्यान से समझिए, सर्वेक्षण उपरांत मतलब क्या हुआ कि जब सर्वेक्षण करते हैं उस उपरांत में, उस समय में, सर्वेक्षण के समय में उस संसाधन का उपयोग मात्र निर्माण हो चुका है, निर्धारण हो चुका है। मतलब हम लोग सर्वेक्षण कर चुके हैं कि यहाँ पर संसाधन कन्फर्म रूप से है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो गया है कि यहाँ पे संसाधन हमारा है, उसको हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। ठीक है, जब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम सिर्फ संभावना कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो गए, कन्फर्म हो गए कि यहाँ पे संसाधन आपका है, तो हम लोग उस संसाधन को क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहेंगे। ठीक है, आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है प्यारे बच्चों भंडारण। क्या होते हैं, भंडारण क्या होता है, हम यहाँ पे कन्फर्म कर देते हैं, हाँ भैया यहाँ पे आपका संसाधन है, कन्फर्म कर दिए, कन्फर्म करने के बाद लेकिन हम लोग उसका जो है उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको भविष्य में आने वाले हमारा जो पीढ़ी है उसके लिए हम उसे बचा के रखे हुए हैं, उसके लिए उन्हें क्या किए हैं, बचा के रखे हुए हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भंडारण। क्या कहेंगे, भंडारण। ठीक है, सॉरी पढ़े बच्चों, कंफर्म जो हो जाएगा ये क्या होगा कि कंफर्म किया संसाधन का, लेकिन हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास में तकनीक की अभाव है। किसके अभाव है, तकनीकी की अभाव है, टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है कि हम उस संसाधन का उपयोग कर सके। चौथा जो होता है प्यारे बच्चों, चौथा होता है हमारा संचित कोष संसाधन। क्या होते हैं, संचित कोष। अब ये संचित कोष क्या होता है, तो इसमें क्या है कि भैया हम कंफर्म कर दिए कि यहाँ पे संसाधन है, लेकिन उस संसाधन को हम आने वाले भविष्य में यूज करेंगे, आने वाले हमारा पीढ़ी यूज करेगा, उसके लिए हम बचा के रखे हैं, तो उसको कहेंगे संचित कोष संसाधन। ठीक है, तो ये जो हम अभी आपको बताएं ये हुआ हमारा 4 प्रकार का संसाधन। फिर से एक बार हम आपको रिमेंबर करा देते हैं प्यारे बच्चों। संभावित संसाधन में सिर्फ हम क्या करेंगे, संभावना करेंगे कि यहाँ पे संसाधन हो सकती है। ठीक, विकसित में क्या करेंगे कि हम लोग सर्वेक्षण किए और हमको पता चल गया कि यहाँ पे संसाधन है, संसाधन है, तो हो जाएगा हमारा विकसित संसाधन। भंडारण में क्या होगा कि हम कंफर्म कर दिए संसाधन है, लेकिन टेक्नोलॉजी का अभाव है, तकनीकी हमारे पास में नहीं है, जिस कारण से हम भंडारण इस संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा भंडारण संसाधन। ठीक है, अब जैसे कि संचित कोष, संचित कोष में क्या होता है कि हम कंफर्म कर दिए कि संसाधन है, लेकिन हम उसे यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य के, आने वाले हमारे पीढ़ियों के लिए हम उसे बचा के रखे हुए हैं, तो वो संसाधन हमारा कौन सा संसाधन हो जाएगा, संचित कोष संसाधन। ठीक, अब देखते हैं हम लोग महात्मा गांधी का एक कथन था प्यारे बच्चों। किनका कथन था, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं है, मतलब अगर हम अपने आवश्यकता को, ठीक, अगर हम अपने ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, तो अगर हम पूरा अच्छा कुछ नहीं है, अच्छा यहाँ पे छूट गया था। ठीक, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, मतलब अगर हम चाहें तो अपने जीवन यापन को अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरा मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब अंधाधुन कोई चीज़ का उपयोग करना, अगर हम अंधाधुन अगर कोई चीज़ का उपयोग करेंगे, तब हमारे पास में जितना संसाधन बचा हुआ है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो यही महात्मा गांधी ने कहा है कि हम अपने पेट को भरने के लिए हमारे पास में संसाधन बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप घर भरना चाहेंगे, अगर आप पेटी भरना चाहेंगे, अगर आप पेटारी भरना चाहेंगे, तो हमारे पास में संसाधन बहुत कम है, संसाधन कुछ नहीं है। ठीक है, ये किनका कथन था, महात्मा गांधी का। अगला हमारा बच्चों टॉपिक आता है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखना है। किसको लिखना है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को। प्यारे बच्चों यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किसका कथन है कि हमारे पास में पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर मारिएगा, महात्मा गांधी ने ये कथन को लिखा था। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या आता है,
संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि संसाधन जो है हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है, इसके बिना हमारा जीवन का कल्पना करना संभव नहीं है। ठीक है, तो कहा जाता है कि संसाधन को सही तरीके से अगर हम उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, सही तरीके से उपयोग करते हैं, सही तरीके से जब उपयोग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं संसाधन का संरक्षण कर रहे हैं। सही तरीके से उपयोग करना मतलब हुआ कि हम बर्बादी नहीं करें। ठीक है, बर्बादी कोई चीज़ का नहीं करे, तो इसका मतलब हो रहा है कि हम संसाधन को क्या कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। संसाधन का क्या पड़ेगा रे, संसाधन का क्या कहलाता है, वो संरक्षण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा गया है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में जो है संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ध्यान से समझना है, संसाधन का जो भूमिका है, संसाधन की भूमिका किसमें है, संसाधन की भूमिका संस्कृति और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण है। संस्कृति और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना, महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण है। मतलब क्या हुआ, महत्वपूर्ण है मतलब हुआ कि अगर आप संसाधन को देखेंगे तो यह हमारे संस्कृति को और सभ्यता को, दोनों को ये विकास कर रहा है। संस्कृति मतलब क्या हुआ, हमारा जो भी चीज़ों को हम अपने सांस्कृतिक रूप से चला रहे हैं, जैसे कि कोई भी पूजा पाठ वगैरह करते हैं, है ना, किसी धर्म को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो धर्म को फॉलो करने के लिए क्या करते हैं, हम लोगों को संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। अभी आप सपोज करिए हमारे पास में अगर कोई बर्तन ना होता तो हम जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो वो बर्तन का उपयोग करते नहीं करते हैं। तो जब हमारे पास वो बर्तन क्या है, हमारा संसाधन है, क्या है, तो क्या वो हम पूजा करने में संसाधन का उपयोग किए कि नहीं किए, किए उपयोग। तो वही चीज़ें यहाँ पे कहा गया कि अगर आप संस्कृति को देखेंगे, सभ्यता को देखेंगे तो उसमें संसाधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना, क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमें इस संसाधन को संरक्षण करना उतना ही आवश्यक है, संरक्षण करना उतना ही आवश्यक है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी उसे फिर इस चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए अपना संसाधन को संरक्षण करना आवश्यक है ना। बस में जैसे हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने छोड़ करके गया है, संसाधन को छोड़ के गए कि नहीं गए, बहुत चीज़ छोड़ करके गए हमारे लिए, आज हम लोग यूज कर रहे हैं। अब अगर हम लोग एकदम पेटी भरने के चक्कर में रहेंगे, सारा संसाधन को ख़त्म कर देंगे, तो हमारा आने वाला पीढ़ी फिर क्या करेगा, उसको दिक्कत होगा ना। इसलिए हम लोगों को अपने पीढ़ी को बचाने के लिए हम लोगों को संसाधन का संरक्षण करना आवश्यक है। तो यही है संसाधन संरक्षण का उपयोगिता। ओके, क्या बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अगला क्वेश्चन है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। देखो क्या कहा क्वेश्चन में कि संसाधन के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, तकनीक की क्या भूमिका है। तो तकनीक की भूमिका क्या है बाबू, तो देखो बिना तकनीक का हम लोग संसाधन का निर्माण ही नहीं कर सकते। सपोज करो हमारे पास में पहले लकड़ी था, लकड़ी का हमने पहिया बनाया, क्या बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, तो कैसे बनाया, हम लोगों ने कुल्हाड़ी का प्रयोग किया तभी ना बना। अगर वो कुल्हाड़ी नहीं होता तो क्या हम लोग पहिया का निर्माण कर पाते, एक नया संसाधन बन पाता, नहीं बन पाता। तो यही कहा कि संसाधन का जब आप निर्माण करते तो उसमें तकनीक की भूमिका है या नहीं है, महत्वपूर्ण भूमिका है। चलो समझो, कहा जाता है पहला पॉइंट में कि संसाधन के निर्माण में तकनीक की बहुत बड़ी भूमिका है। क्या है, बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है, बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि अलग अलग उपकरण मतलब हुआ क्या, औजार, अलग अलग औजार और मानव कुशलता के कारण ही संसाधन की खोज किसी स्थान पर पहले की जाती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि संसाधन जो है उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो जैसे कि हमें पता चल गया कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है, तो हम लोग ना पहले ही पता कर लेते हैं भैया कि यहाँ पे पानी है। कैसे पता कर लेते हैं, तो हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई
है ना। उस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पानी का पता कर लेते हैं। अभी जैसे चांद पे क्या है तो हम लोग को पता चल जाता है चांद पे क्या है। चांद पे भी यहाँ से हम लोग अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किए थे। चंद्रयान 3 से हम लोग देख लेते हैं कि भैया चांद पे क्या क्या हम लोगों के लायक वहाँ पे सामान है ना, जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे कर पा रहे, तो हमारा तकनीक का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो यही हुआ इसका आंसर का सटीक व्याख्या। बात समझ में आया। अब देखो हम एक बात दो बात यहाँ पे समझाते हैं, 2-3 पॉइंट को। नर्मदा बचाओ आंदोलन सुनियो, क्या बताएंगे, नर्मदा बचाओ किन्होंने किस व्यक्ति ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, बताओ। इसका किया था मेघा पाटेकर ने। किन्होंने किया था, मेघा। ये क्वेश्चन पूछता है बाबू मेरे, एकदम बात को पॉइंट को नोट करके रख लेना है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था, मेघा पाटेकर ने किया था। चिपको आंदोलन ये किन्होंने नेतृत्व किया था बाबू मेरे, किन्होंने किया था चिपको आंदोलन को, चिपको आंदोलन को किया था सुंदरलाल, हाँ सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से वर्षा जल संचय, क्या रे, वर्षा जल कौन पांडे था, संचय। देखो वर्षा जल संचय जो था ये किस व्यक्ति ने इसका स्टार्टिंग किया था, संदीप पांडे ने किया था। ठीक है, मतलब इस व्यक्ति ने सबसे पहले वर्षा जल को एकत्रित करने का आंदोलन को छेड़ा था। इस व्यक्ति ने हरे पेड़ जब हमारे देश में काटे जा रहे थे तो इस व्यक्ति ने क्या किया, बोला सभी लोग आओ आगे बढ़ो और आ करके सभी पेड़ से चिपक जाओ। मतलब जो पेड़ काटने के लिए आएगा उसे पहले हमारा गला काटना होगा, तब क्या काटेगा, पेड़ को काटेगा। और उस जगह पे जितने भी लोग थे सभी गए और सभी जाकर के जंगल में प्रत्येक पेड़ के पास जाकर के ऐसे चिपक गए। ठीक है, जब पेड़ काटने वाला आया तो उसको देख करके बोला नहीं ये संभव नहीं है, हम इसको पेड़ को काटने के लिए इस व्यक्ति का गला नहीं काट सकते हैं, और वहीं से हमारे वन को बचाया गया था। तो चिपको आंदोलन का स्टार्ट किन्होंने किया था, सुंदरलाल। अगर ये व्यक्ति उस समय में नहीं होते तो हमारे देश के कितने सारे उस समय में हरे भरे पेड़ जो होते वो खत्म हो गए रहते, और पेड़ अगर कटेंगे तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी उससे, है ना। एक पेड़ जो होता है हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। सोचो कि हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं अपने पूरा जीवन काल में ना, अगर तुम एक पेड़ को लगाते हो तो उसका आधा ही वो पेड़ खत्म कर पाता है। तो एक पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, अपने जीवन काल में हर मनुष्य को 2 पेड़ लगाना होगा। कितना पेड़, 2। जब 2 पेड़ लगाओगे तो तुम इस धरती पे जब से आए और जब तक तुम रहोगे तुमने जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए हो वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड वो तुम्हारा खत्म कर देगा, कौन, पेड़। समझ ना, इसलिए हम लोगों को जीवन में पेड़ को बचा के रखना चाहिए। यहाँ आदमी 2 पेड़ लगाएगा क्या, 4 गो पेड़ काटिए देता है पूरा जीवन में, उससे बेसी काट देता है। घर बनाएगा, कोई भी बड़का बड़का गाछ रहेगा सबको उखाड़ पुखाड़। आजकल देखो, आजकल मशीन बहुत टेक्निक वगैरह आ गया है, समझ, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुका है। मशीन को क्या किया जाता है, मतलब मान लो यहाँ पे तुमको घर बनाना है, ठीक है, यहाँ पे गाछ वगैरह बहुत है, तो वो क्या होता है ना, मशीन को मंगाया जाता है गाड़ी को, और वो क्या करता है कि पूरा का पूरा एक के बेर में गाछ को उखाड़ लेता है, काटता नहीं है, उसको उखाड़ लेता है, और उसको कहीं जहाँ पे तुमको लगाना है वहाँ पे जाके गड्ढा खान के उसको रख देता है। गाछ भी बच गया, तुम्हारा घर भी लग गया। तो ये चीज़ें होती है, और ये सब टेक्निक का हमें धीरे धीरे उपयोग करना चाहिए, समझे ना। तो ये 3 गो पॉइंट को याद रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और वर्षा जल संचय। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो आगे समझते हैं हम लोग। एक बात और 1-2-4 पॉइंट को नोट्स कर लेना यहाँ पे। ठीक है, देखो एक हुआ था हमारा क्या रे, एक हुआ था हमारा क्या कहते हैं उसको जी, विश्व शिखर सम्मेलन। क्या हुआ था, ये विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था 1972 को हुआ था। ठीक है, 1972 को हुआ था। कहाँ हुआ था, स्कॉटहोम में। कहाँ हुआ था, स्कॉटहोम या स्कॉटलैंड था रे, स्कॉटहोम, हाँ स्कॉटहोम में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, तो देखो स्कॉटहोम में जो है
पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सम्मेलन रखा गया था। वहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉकहोम में कई सारे देश के लोग आए थे और वहाँ पे लोगों को कहा गया था कि आपके देश में जो है पेड़ को कैसे बचाइएगा, उसके बारे में चर्चा किया गया था। आपको अपने देश में क्या करना है, उस पेड़ को कैसे हमको बचाना है, उस पर चर्चा किया गया था। तो ये सारी चीज़ों पे चर्चा किया गया था। तो वो जो सम्मेलन रखा गया था, उस सम्मेलन का नाम क्या रखा गया था, विश्व शिखर सम्मेलन। और वह कब हुआ था, तो 1972 में। कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में। और ये जिस दिन से हुआ, उस दिन के बाद से प्रत्येक वर्ष 5 जून को, कब रे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाने लगे। विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा बाबू मेरे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। याद रहेगा, बोलो। चलो, तो ये था हमारा यहाँ तक का पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन जो है हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ तक पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग खंड को से स्टार्ट करेंगे, प्राकृतिक संसाधन जितना भी उधर से आते जाएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो हमारा कल का जो क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। तो प्यारे बच्चों, ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। और अगर आप हमारा पिछला क्लास नहीं देखे तो उसे जा करके वॉच करिए। तो मिलते हैं हम फिर से एक न्यू क्लास के साथ में। बने रहें हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।